7 मई को विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर एलजी की पॉलीमर यूनिट से स्टाइरीन गैस लीक हुई और उस गैस लीकेज की वजह से 11 लोगों की जान गई और बहुत सारे लोगों को उससे परेशानी हुई। इस केस के अंदर गवर्नमेंट ने एनजीटी के सामने इस चीज का खुलासा किया कि एलजी की जो पॉलीमर यूनिट थी उसको एनवायरमेंटल क्लियरेंस एनओसी मिली हुई नहीं थी। तो यहां से पता लग रहा है कि एनवायरमेंटल लॉस कितनी पुअरली इंप्लीमेंटेड है। हेलो एवरीवन, दिस इज राजवर्धन सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल टू लिबरेशन आईएएस। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट की इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एलजी पॉलीमर गैस लीक। और जो असम के अंदर ऑयल वेल्स में आग लगी थी उस कॉन्टेक्स्ट में भी बात करेंगे। फिर फाइनली हम बात करेंगे ड्राफ्ट ईआईए की। एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट का 2020 के ड्राफ्ट की बात करेंगे, वो किस लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है उसको पूरी तरीके से समझने के लिए ईआईए की हिस्ट्री देखेंगे। और हिस्ट्री देखने के बाद में जो 2006 की नोटिफिकेशन थी, 2006 के रूल्स थे, उनकी पूरी तरीके से बात करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो के अंदर आपको प्रीलिम्स और मेंस से रिलेटेड जितने भी फॉर्डर पॉइंट्स हैं वो सारे यहाँ से आपको मिल जाएंगे, या फिर इसको आप स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं। और जिसको सीधा 2020 के ड्राफ्ट के बारे में जानना है वो वीडियो को आगे जंप करके भी देख सकता है। तो अभी बात करते हैं एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट की पूरी हिस्ट्री के बारे में। 1960s के अंदर एक एनवायरमेंटल मूवमेंट चालू हुई थी जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड के अंदर एक एनवायरमेंटल अवेयरनेस क्रिएट हुई। पहले वाली वीडियोस में मैं एनवायरमेंटलिज्म की बात कर चुका हूं जो स्टार्ट हुआ था रेचल कार्सन की बुक साइलेंट स्प्रिंग से। तो 1960s के अंदर जो एनवायरमेंटल कंसर्न स्टार्ट हुई थी, एक एनवायरमेंटल अवेयरनेस स्टार्ट हुई थी, वहां से ईआईए प्रोसेस का जन्म होता है। फिर 1969 के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स में ईआईए रूल्स को फॉर्मलाइज किया गया बाय द नीपा एक्ट, नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी एक्ट ऑफ 1969, जो फाइनली एनेक्ट हुआ था 1970s के अंदर। फिर यूरोपियन यूनियन ने 1985 में ईआईए डायरेक्टिव्स इशू किए फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1985। फिर फाइनली इंडिया के अंदर 1986 में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को पास किया गया। और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर 27 जनवरी 1994 को एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने फर्स्ट ईआईए नोटिफिकेशन को पब्लिश किया। तो 27 जनवरी 1994 को फर्स्ट ईआईए नोटिफिकेशन आई। तो पूरा जो प्रोसीजर है ये 1960s की एनवायरमेंटलिज्म से ही ओरिजिनेट होता है। तो अभी हम बात करने वाले हैं कि ईआईए प्रोसेस है क्या। ईआईए जो नोटिफिकेशन इंडिया ने पास की थी उसके अंदर कुछ प्रोजेक्ट्स थे जिनको मैंडेटरी एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेने की रिक्वायरमेंट थी। तो अभी हम देखने वाले हैं कि ईआईए का प्रोसेस क्या है। एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट के अंदर कोई भी जो इंडस्ट्रियल या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, कोल माइंस या थर्मल पावर प्लांट, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके इम्पैक्ट को यहाँ पे स्टडी किया जाता है। जो भी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स इन प्रोजेक्ट्स के हैं उन सब की स्टडी एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के अंदर की जाती है और उस स्टडी के बाद में ही उस प्रोजेक्ट के साथ प्रोसीड किया जाता है। किसी भी प्रोजेक्ट को विदाउट प्रॉपर ओवरसाइट अप्रूव नहीं कर सकते हैं। जब तक एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस को अकाउंट में नहीं लिया जाएगा किसी भी प्रोजेक्ट के साथ आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये ईआईए की फिलॉसफी है। यानी कि किसी भी प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग से पहले का जो प्रोसीजर है ईआईए है। प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश होने के बाद में ईआईए नहीं हो सकता है। ईआईए को प्रीसीड करना पड़ेगा प्रोजेक्ट एस्टेब्लिशमेंट से पहले। और ईआईए कंपेयर करता है जितने भी ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, उन ऑल्टरनेटिव्स को कंपेयर करता है उनकी स्टडी करके, और जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव है उसको सेलेक्ट करता है। तो ईआईए प्रोसेस के अंदर एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से हम लोगों को फायदे होने वाले हैं और जो एनवायरमेंटल डैमेज यहाँ से होगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होगा और एनवायरमेंट को होने वाला जो डैमेज होगा उसको कंपेयर करेगा। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होगा इस पूरे प्रोसीजर से। इंटरनेशनली जो ईआईए है एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, इट फॉलोज द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल बेसिकली ये बोलता है कि अगर किसी प्रोजेक्ट के हमको कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता है या जिनके बारे में हमें श्योरिटी के साथ 100% श्योरिटी से नहीं पता है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं, तो बेटर है कि उस प्रोजेक्ट के साथ आगे बढ़ा ना जाए। तो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल इज ऑल अबाउट अवॉइडिंग एनी हार्म फ्रॉम द अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनी प्रोजेक्ट। साथ में यूरोपियन यूनियन ने अपने ईआईए रूल्स को मॉडिफाई किया था इन अकॉर्डेंस विद आरहस कन्वेंशन ऑफ 1998। तो आरएस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग एनवायरमेंटल राइट्स जो हैं, एनवायरमेंटल राइट्स
वो लिंक्ड हैं ह्यूमन राइट्स के साथ में। तो ह्यूमन राइट्स को हम प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं जब तक एनवायरमेंटल राइट्स को हम प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं। आरहस बेसिकली एक डैनिश सिटी है डेनमार्क के अंदर, और ये कन्वेंशन साइन हुई थी अंडर द एजिस ऑफ यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप। तो आरएस कन्वेंशन का जो डिटेल्ड नाम है वो है कन्वेंशन ऑन एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड एक्सेस टू एनवायरमेंटल जस्टिस। तो ये लिंक करती है एनवायरमेंटल राइट्स और ह्यूमन राइट्स को। यूरोपियन यूनियन ने अपने जितने भी ईआईए के रूल्स हैं उनको मॉडिफाई कर लिया है आरएस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। तो ये प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल को फॉलो करता है, साथ में एनवायरमेंटल राइट्स लिंक्ड हैं ह्यूमन राइट्स के साथ में। तो ईआईए इसको ध्यान में रखते हुए ईआईए के पीछे की फिलॉसफी ये है। आज के टाइम में ईआईए को 100 से ज्यादा कंट्रीज प्रैक्टिस करती हैं, और जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, नए प्रोजेक्ट्स जो भी एस्टेब्लिश होने हैं या जिन प्रोजेक्ट्स का मॉडर्नाइजेशन या एक्सपेंशन होना है, उन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए ईआईए की रिक्वायरमेंट है। तो ये पूरा था प्रोसीजर, ये पूरी थी फिलॉसफी बिहाइंड द एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। अब बात करते हैं जो 2006 के रूल्स थे, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने जो नोटिफाई किए थे, उसके प्रोविजंस को एक बार देख लेते हैं। प्रोजेक्ट्स अप टू अ सर्टेन साइज एंड कैपेसिटी दे कुड बी क्लियर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। 2006 से पहले क्या था, जो भी प्रोजेक्ट्स थे उनको सेंट्रल गवर्नमेंट ही क्लियर करती थी, लेकिन जो छोटे साइज के प्रोजेक्ट थे उनको अब से स्टेट गवर्नमेंट भी अप्रूव करने लगी थी। तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो स्टेट एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसीज थी, वो एक सर्टेन साइज के प्रोजेक्ट्स को अप्रूव करने लगी थी। फिर जब स्टेट एनवायरमेंट इम्पैक्ट एजेंसी एक प्रोजेक्ट को अप्रूव करेगी, तो उसके बाद एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी जो स्टेट की होगी, एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी, वो फिर एनओसी प्रोवाइड कर सकती है। और जब सेंट्रल गवर्नमेंट किसी प्रोजेक्ट को क्लियर करती है तो वहां पे सेंट्रल एनवायरमेंट इम्पैक्ट एजेंसी होगी और सेंट्रल एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी होगी, और वो फिर एनओसी प्रोवाइड करती है। तो 2006 की नोटिफिकेशन के अंदर दो तरह के प्रोजेक्ट्स थे, कैटेगरी ए प्रोजेक्ट्स एंड कैटेगरी बी प्रोजेक्ट्स। कैटेगरी ए प्रोजेक्ट्स वो प्रोजेक्ट्स जहां पे अप्रेजल रिक्वायर्ड है नेशनल लेवल पे बाय द एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। कैटेगरी बी प्रोजेक्ट्स वो प्रोजेक्ट्स हैं जहां पे स्टेट लेवल पे अप्रेजल रिक्वायर्ड है बाय द स्टेट अप्रेजल कमेटी। और कैटेगरी बी प्रोजेक्ट्स को दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया, कैटेगरी B1 एंड कैटेगरी B2। B2 के अंदर उन प्रोजेक्ट्स को रखा गया जहां पे EIA मैंडेटरी है, और कैटेगरी B2 जहां पे EIA मैंडेटरी नहीं है या पब्लिक कंसल्टेशन मैंडेटरी नहीं है। अब पूरे EIA के एक बार प्रोसीजर को समझ लेते हैं। सबसे पहला जो पार्ट है EIA का वो है स्क्रीनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। जब भी कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है, सबसे पहले उसकी स्क्रीनिंग की जाएगी। कितनी इन्वेस्टमेंट उस प्रोजेक्ट के अंदर हो रही है, किस लोकेशन पे एक नया प्रोजेक्ट आप डालना चाह रहे हैं, उसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो पहले सबसे स्क्रीनिंग वाले प्रोसीजर में इन सभी चीजों को देखा जाएगा। फिर सेकंड है स्कोपिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। इसके अंदर जो कंपनी इन्वॉल्व है, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, वो एक एनवायरमेंट इम्पैक्ट मैनेजमेंट प्लान डिस्कस करते हैं, और साथ में जितनी भी मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज हैं उनको डिस्कस करेंगे। जो भी ऑल्टरनेटिव्स हैं वो सभी डिस्कस किए जाएंगे, और उनको डिस्कस करने के बाद एक EIA रिपोर्ट तैयार की जाती है। EIA रिपोर्ट जब एक बार तैयार हो जाएगी, उसके बाद नोटिस इशू किया जाता है, जिसके बाद पब्लिक हियरिंग होगी। जो भी आसपास के एरिया में रेजिडेंट्स हैं उनकी एक पब्लिक हियरिंग होगी, जितने भी ऑब्जेक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड किया जाएगा, और कुछ टाइम दिया जाएगा ताकि ये लोग EIA रिपोर्ट को एक बारी पढ़ सकें। तो जब यहाँ से क्लियरेंस हो जाएगा, उसके बाद एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी के पास प्रपोजल जाता है, और फाइनली वो एक एनओसी को ग्रांट करते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर है EIA का आफ्टर द 2006 रूल्स। अब 2006 के कुछ रूल्स जो हैं उनको एक बार देखते हैं। 2006 के रूल्स के अंदर देयर वाज नो प्रोविजन फॉर पोस्ट फैक्टो एनवायरमेंटल क्लियरेंस। पोस्ट फैक्टो मींस एक बारी आपने अपना प्रोजेक्ट लगा लिया और उसके बाद आप क्लियरेंस ले रहे हैं, तो पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस का यहाँ पे कोई प्रोविजन नहीं था, और ये प्रोविजन इन अकॉर्डेंस है विद द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। जो भी इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस हैं और प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल है, ये प्रोविजन उसके अकॉर्डिंग है। सही बात भी है, क्योंकि EIA पहले होना चाहिए प्रोजेक्ट एस्टेब्लिशमेंट से। एक बार प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश हो गया, उसके बाद एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करने का कोई मतलब नहीं है। सेकेंड रूल है EIA इज नीडेड इवन इन केस ऑफ प्रोजेक्ट मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन।
तो 2006 के रूल्स में अगर कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को मॉडर्नाइज किया जा रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, तो वहां पे भी EIA की रिक्वायरमेंट है। और साथ ही साथ में कंपनीज को 2 एनुअल रिपोर्ट सबमिट करनी होती हैं, एक साल के अंदर 2 रिपोर्ट वो सबमिट करेंगे, वेदर दे आर फॉलोइंग द एनवायरमेंटल रूल्स और नॉट। ये एनुअल रिपोर्ट होंगी अबाउट द कंप्लायंस विद द एनवायरमेंटल नॉर्म्स। और जो भी प्रोजेक्ट के प्रोपोनेंट्स हैं, कंपनीज हैं, उनको ये सेमी एनुअली सबमिट करनी होगी। और जो एनवायरमेंटल अथॉरिटीज हैं, उनको हर 6 महीने के अंदर एनवायरमेंटल नॉर्म्स फॉलो हो रही हैं या नहीं फॉलो हो रही हैं, उनको मॉनिटर करना है हर 6 महीने में रूल्स के अकॉर्डिंग। और साथ ही साथ 2006 के रूल्स में एक 30 डे नोटिस दिया जाता है फॉर पब्लिक हियरिंग। और एंटायर हियरिंग प्रोसेस जो है वो 45 डेज के अंदर यहाँ पे कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर 2006 के अंदर जो कैटेगरी B2 वाले प्रोजेक्ट्स हैं, जिनके लिए EIA की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो कैटेगरी B2 के अंदर प्रोजेक्ट्स रखे जाते हैं आफ्टर स्क्रीनिंग बाय एन एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी। जब एक कमिटी अप्रूव कर देती है प्रोजेक्ट्स को, उसके बाद ही वो प्रोजेक्ट्स B2 कैटेगरी के अंदर रखे जा सकते हैं। एक केस स्टडी देखते हैं 2016 की। CAG की एक रिपोर्ट आई थी और CAG उसमें खुलासा करते हैं कि जो सेमी एनुअल कंप्लायंस रिपोर्टिंग है, उसमें डेफिशिएंसी है 43 to 78% की। यानी कि 43% से 78% केसेस के अंदर सेमी एनुअल रिपोर्टिंग नहीं हो रही है कंपनीज के द्वारा। और 5% से लेके 57% केसेस में एनवायरमेंटल नॉर्म्स को फॉलो ही नहीं किया जा रहा है। और सबसे ज्यादा जो नॉन कंप्लायंस शो कर रहे हैं प्रोजेक्ट, वो हैं रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स एंड थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स। और जो LG पॉलीमर गैस लीक केस है, उसके अंदर एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने NGT को बताया कि उसको एनवायरमेंटल क्लियरेंस ही नहीं थी। तो कितना ज्यादा पुअर इम्प्लीमेंटेशन है ये आप यहाँ से देख सकते हो। वायलेशन के लिए कोई भी पेनल्टी यहाँ पे जो एनवायरमेंटल अथॉरिटीज हैं, कोई भी पेनल्टी नहीं लगा रहे हैं, इवन अप्रेजल दे रहे हैं प्रोजेक्ट्स को पोस्ट फैक्टो। जबकि 2006 रूल्स के अकॉर्डिंग पोस्ट फैक्टो अप्रेजल नहीं हो सकता है, लेकिन अथॉरिटीज ऐसा कर रही हैं। अब इस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि 2020 की जो नोटिफिकेशन है वो और भी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक किस लिए है। 2020 की नोटिफिकेशन के अंदर देयर इज अ प्रोविजन फॉर पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस। एक बार प्रोजेक्ट लगाओ, प्रोजेक्ट आपने लगा लिया, प्रोजेक्ट चालू हो गया, और उसके बाद भी आपको क्लियरेंस मिल सकता है। तो ये तो EIA की फिलोसफी के ही अगेंस्ट है। स्टार्टिंग में मैंने आपको EIA की पूरी फिलोसफी समझाई थी, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल के भी ये अगेंस्ट है। और गवर्नमेंट ने कुछ प्रोजेक्ट्स को कैटेगराइज किया है एज स्ट्रेटेजिक, और जिन प्रोजेक्ट्स को स्ट्रेटेजिक डिक्लेयर कर दिया जाएगा, फिर उनको EIA की जरूरत नहीं है, वो एग्जेम्प्टेड होंगे फ्रॉम द EIA। और इन प्रोजेक्ट्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन के अंदर नहीं रखी जा सकती। तो एक तरीके से गवर्नमेंट ने ये एक बाईपास ढूंढ लिया है एनवायरमेंटल लॉज को वायलेट करने का। एक बार स्ट्रेटेजिक डिक्लेयर कर दिया तो फिर पब्लिक डोमेन में भी आप कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं रखेंगे, तो ये एंटी डेमोक्रेटिक भी हो गया। हाईवेज, इनलैंड वाटरवेज, ये भी एग्जेम्प्टेड हैं फ्रॉम पब्लिक कंसल्टेशन। जितने भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं अप टू 1,50,000 मीटर स्क्वायर, उनको भी EIA से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है 2020 के ड्राफ्ट के अंदर। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक जो है, अनडेमोक्रेटिक है, वो ये वाला प्रोविजन। अब से सिटीजन्स एनवायरमेंटल वायलेशंस को रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं। अगर कोई प्रोजेक्ट कोई भी नॉर्म्स को वायलेट कर रहा है, तो सिर्फ पब्लिक अथॉरिटीज या जो लोग उस प्रोजेक्ट को चला रहे हैं, प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट्स, या फिर कोई भी रेगुलेटरी अथॉरिटी, वो ही वायलेशंस को रिपोर्ट कर सकते हैं। सिटीजन से ये वाली पावर छीन ली है, तो कितना ज्यादा ये एंटी डेमोक्रेटिक भी है। अब इसको एक बार कंपेयर करके देखते हैं 2006 के ड्राफ्ट से। 2006 के जो रूल्स थे, उसके अंदर पब्लिक नोटिस था 30 डेज पीरियड का, और 2020 के ड्राफ्ट में 20 डे का नोटिस यहाँ पे दिया जाता है। तो यानी कि ड्राफ्ट को पढ़ के रेस्पॉन्ड करने का जो टाइम है वो आपने कम कर दिया। एक बल्कि सा ड्राफ्ट होगा तो पब्लिक उसको नहीं पढ़ेगी और रेस्पॉन्ड भी नहीं कर पाएगी टाइमली। तो पूरे प्रोसीजर को 2006 के अंदर रैप करते थे 45 डेज में, अब पूरे प्रोसीजर को रैप किया जाएगा 40 डेज के अंदर। 2006 के रूल्स में कैटेगरी B2 जो हमारे प्रोजेक्ट्स थे, इस कैटेगरी के अंदर किसी भी प्रोजेक्ट को रखा जाता था आफ्टर अप्रेजल बाय अ एक्सपर्ट कमिटी। लेकिन अब से B2 कैटेगरी के अंदर किसी भी प्रोजेक्ट को रख सकते हैं। सिर्फ गवर्नमेंट किसी भी प्रोजेक्ट को उठाएगी, उसको बोलेगी कि ये B2 कैटेगरी के अंदर है, फिर वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा EIA की रिक्वायरमेंट से। तो यहाँ पे किसी एक्सपर्ट अप्रेजल की जरूरत नहीं है।
2006 में प्रोजेक्ट मॉडर्नाइजेशन और एक्सपेंशन के लिए भी EIA की रिक्वायरमेंट होती थी, लेकिन अब से क्या होगा, जो भी प्रोजेक्ट यहाँ पे 25% का एक्सपेंशन है वहाँ पे EIA की रिक्वायरमेंट है, और जहाँ पे एक्सपेंशन 50% से ज़्यादा है वहाँ पर पब्लिक कंसल्टेशन की रिक्वायरमेंट है। 2006 के रूल्स में किसी भी प्रोजेक्ट के लिए EIA की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन यहाँ पे क्राइटेरिया रख दिया है 25% एक्सपेंशन का और 50% एक्सपेंशन का पब्लिक कंसल्टेशन के लिए। साथ ही साथ 2006 के रूल्स में 2 एनुअल कंप्लायंस रिपोर्ट सबमिट करनी होती थी, लेकिन 2020 के ड्राफ्ट में सिर्फ एक ही एनुअल रिपोर्ट आपको सबमिट करनी होगी। 2006 के अंदर जो भी एनवायरमेंटल अथॉरिटीज थी उनको मॉनिटर करने होती थी कंप्लायंस विद द रूल्स एवरी 6 मंथ्स, लेकिन 2020 में अथॉरिटीज को सिर्फ साल में ये प्रोसीजर एक बार ही पूरा करना है। एलजी वाले केस में हमने देखा जो एनवायरमेंटल लॉस थे वो पहले ही कितनी पुअरली इम्प्लीमेंट हो रहे थे, और इस ड्राफ्ट ने तो उन वाले रूल्स को भी और ज़्यादा डाइल्यूट कर दिया है। रिक्वायरमेंट थी इम्प्लीमेंटेशन को स्ट्रॉन्ग करने की, जो भी हमारे 2006 के रूल्स थे उसके लूप होल्स को दूर करने की, लेकिन हमने 2006 के रूल्स को इतना ज़्यादा डाइल्यूट कर दिया है। और साथ ही साथ में अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, कुछ एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट जो थी, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट की जो साइट्स थी उनको बैन कर दिया है, जो कि इस ड्राफ्ट का अपोज कर रहे थे, और कुछ एक्टिविस्ट के अगेंस्ट FIR भी इस केस में हुई है। अभी रिसेंटली कर्नाटक हाई कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला है कि वो नोटिफिकेशन को पब्लिश नहीं कर सकते हैं जब तक ये मैटर कर्नाटक हाई कोर्ट के अंदर है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इसका जो ड्राफ्ट है वो कन्नड़ लैंग्वेज के अंदर पब्लिश नहीं हुआ था, तो पिटिशनर का कहना था कि कन्नड़ लैंग्वेज में ड्राफ्ट पब्लिश नहीं हुआ है तो लोग कैसे पढ़ेंगे और रेस्पॉन्ड कैसे करेंगे। हाईकोर्ट ने इसमें बोला है कि अगर गवर्नमेंट ड्राफ्ट को कन्नड़ में पब्लिश करे और उसके बाद एक टाइम फ्रेम दे दे लोगों को रेस्पॉन्ड करने के लिए, तो उसके बाद हाईकोर्ट अपने ऑर्डर को हटा सकती है और उसके बाद गवर्नमेंट प्रोसीड कर सकती है इन नोटिफिकेशन के साथ में। आई होप ये पूरा प्रोसीजर यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, और अगर आप लोग भी अपने समय में से थोड़ा सा टाइम निकाल पाएँ तो 11 तारीख तक अभी एक्सटेंड भी हो गया है। आप भी इसमें सजेशन जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की साइट पे जाके अपने सजेशन ऑब्जेक्शंस वहाँ पे दे सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि लैंग्वेज थोड़ा पॉलिटिकल ना हो और सिर्फ वहाँ पे सजेशन दिए जाएं, तो आप भी अपने सजेशन दीजिए एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की साइट पे जाके। आई होप कि ये सब पूरी तरीके से क्लियर हुआ होगा, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम पे हमको ज्वाइन करिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि और आपको किन किन टॉपिक्स को करना है। थैंक यू।